हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज का आपका सेशन होने वाला है वह क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। जो भी मतलब स्टूडेंट जो कि यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं आपके 2025 में, तो उनके लिए ये सेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके कंप्लीट फिजिकल जियोग्राफी के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आज सॉल्यूशन उसका करेंगे। और उससे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे, थ्योरी होगा, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आप लोग भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उससे रिलेटेड जो भी हमारा थ्योरी होगा उससे भी हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके वोल्केनिक इरप्शन से पूछा है कि जब हमारे पृथ्वी के सतह पर वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान कौन कौन सी गैस बाहर निकलता है, उसी के बारे में आपसे क्या हुआ है, पूछा गया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बोल रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पायरोक्लास्टिक मलबा। दूसरा क्या है, राख और धूल यानी एसेस और डस्ट पार्टिकल। फिर क्या है, नाइट्रोजन यौगिक। फिर क्या हमारा, सल्फर यौगिक यानी आपका NO2 कह रहा है, और आपका SO2 कह रहा है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद है, यानी वोल्केनिक इरप्शन के दौरान कौन कौन सी गैसें निकलती है, आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से चारों। यानी होता क्या है, हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान आपके ये सारी गैसें और पायरोक्लास्टिक मलबा, ये सारी चीजें निकलती है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या होता है, आपका यहाँ पर किसी भी हमारे पृथ्वी के सतह के नीचे, पृथ्वी के सतह पर क्या होता है, कहीं भी हमारा क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर। जहां पर क्या रहता है, आपका मैग्मा भरा हुआ रहता है। तो ये हमारा क्या होगा, आपका मैग्मा मैग्मा चैम्बर। ये आपका क्या है, मैग्मा चैम्बर। जहां से क्या होते हैं कि जो हमारा धधकता हुआ, आप मैग्मा बोल सकते हैं या लावा बोल सकते हैं, वह क्या होता है, यहाँ पे आपका इरप्ट होता है। यानी यहाँ से हमारा निकलता है मैग्मा, धधकता हुआ मैग्मा। इसी को क्या कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो जब आपका किसी भी क्षेत्र में वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसके दौरान क्या होता है, बहुत सी गैसें निकलती है। जैसे आपका सबसे सर्वाधिक मात्रा में तो H2O निकलता है, यानी जल वाष्प निकलता है। जल वाष्प के बाद हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आपका क्या निकलता है, मीथेन निकलता है, और आपका क्लोरीन निकलता है। तो ये सारी गैसें क्या होती है, हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाती है, छितरा जाती है, फैल जाती है। और उसी के साथ हमारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी निकलता है। यानी आप बोल सकते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे धूल कण होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल, यानी पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सारा। तो आपको पता चल गया मैम, ये हमारा मैग्मा चैम्बर होता है, और इसी में हमारे पिघले हुआ मैग्मा पाए जाते हैं। और यहीं से क्या होता है, किसी छिद्र द्वारा या वेंट या ओपनिंग द्वारा क्या होता है, हमारा मैग्मा जब पृथ्वी सतह के ऊपर आता है, तो उस मैग्मा के साथ में बहुत सी गैसें आती हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है। और सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस आती है, तो आपका H2O आता है, यानी जल वाष्प आता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसको पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र को कवर करता है? यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि इसमें से हमारा जैसे शीतोष्ण शंकुधारी वन हो गया, शीतोष्ण पर्णपाती वन हो गया, उष्ण कटिबंधीय मानसून वन हो गया, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा वन जो है वह हमारे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल को कवर करता है। तो जो आपका विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल को कवर करने वाला जो वन है वह कौन सा हो जाएगा, हमारा शीतोष्ण शंकुधारी वन। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा शीतोष्ण शंकुधारी वन है यह हमारे विश्व में सबसे अधिक क्या किया है, आपके क्षेत्रफल को कवर किया है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ नहीं होता है। ठीक है, बाल्टिक सागर, काला सागर और कैरिबियन सागर और आपके कैस्पियन सागर, यानी 4 ऑप्शन दे दिया है और आपसे पूछना क्या चाहता है कि इन किस हमारे सागर में आपका वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। तो आपका इसमें आंसर होगा ए, यानी बाल्टिक सागर में हम लोग देखते हैं कि वहां पे मतलब वोल्केनिक इरप्शन के लिए जरूरी होता है प्लेटों का आपस में टकराना। तभी क्या होता है कि जो हमारी प्लेटें, एक प्लेट नीचे जाती है, यानी जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेट क्या होती है, नीचे जाती है और फिर वह क्या करती है, नीचे जाकर टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या करती है, मैग्मा का फॉर्मेशन करती है और वही फिर क्या होता है, किसी छिद्र से क्या होता है, आपकी बाहर निकलती है। तो उसी से क्या होता है, आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि आपके बाल्टिक सागर में किसी भी तरह की जो प्लेट है वह उपस्थित नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में क्या होता है, आपका वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़ना है, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। हमारा बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाई ओर मुड़ना किस कारण होता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो होता क्या है हमारे पृथ्वी पर क्या होता है कि जो हमारी हवाएं होती है, सॉरी यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, देखिए आपसे क्या पूछा है, ये हमारी पृथ्वी हो गई और पूछा है कि हमारी साउथ हेमिस्फीयर में, यानी ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर हो गया। तो बोल रहा है कि हमारे साउथ हेमिस्फीयर में जो हमारी पौने हैं, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते एक बार। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं का बाई ओर मुड़ना किस कारण है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि देखिए साउथ हेमिस्फीयर में जो हमारी हवाएं होती है वह कैसे मुड़ जाती है, तो बाई ओर मुड़ जाती है। यह किस कारण मुड़ जाती है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं कहाँ मुड़ जाती है, आपके दाईं ओर, यानी दाया हमारा ये हो जाएगा, इधर मुड़ जाती है। तो ये किस कारण से मुड़ जाती है, थोड़ा सा आपको समझना है बस। ठीक है, तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। यानी दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाई ओर मुड़ना किस कारण होता है, तो आपके पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। अब हमने आंसर जान लिया, क्वेश्चन को समझ लिया। अब आते हैं थोड़ा सा इसके थ्योरी पर, यानी कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वह ये बात बोलता है कि हमारे, थोड़ा सा कोरियोलिस फोर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पृथ्वी जो है वह क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि हमारे अर्थ पर जितने भी फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी चलायमान वस्तुएं पाई जाती है उनमें क्या होता है, थोड़ा सा विक्षेपण हो जाता है। उसी विक्षेपण को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारी हवा है और वह ऐसे जा रही है, सीधे जा रही है, लेकिन अब ये सीधे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पर क्या लग जाएगा, कोरियोलिस फोर्स लग जाएगा और यह थोड़ा सा क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। क्यों, कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो वही आपसे पूछा है कि हमारे दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं का बाईं ओर मुड़ना किस कारण होता है, तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। और पृथ्वी के घूर्णन गति से क्या होता है, हमारा कोरियोलिस फोर्स हम लोग देखते हैं। तो देखिए कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हमारी हवाएं होती है वो राइट की ओर बैंड कर जाती है, यानी दाईं ओर मुड़ जाती है।
ऐसे हम जा रहे हैं तो हमारा दायां इधर हो गया, ठीक है। और और आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारी हवाएं क्या होती है, आपके लेफ्ट की ओर यानी बाईं ओर मुड़ जाती है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम राइट भी इधर है लेफ्ट भी इधर है, देखो ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो हमारा राइट हैंड ये हो गया तो राइट इधर मुड़ी। अब हम लोग नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है, इसी साइड में जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हमारी हवाएं होती है वह आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की ओर मुड़ जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी करेंगे, थोड़ा सा पहले जो इजी है उसको करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट क्या हो जाए इसमें बना रहे, ठीक है। और जो टफ है थोड़ा सा उससे बाद में करेंगे। तो देखिए आपका अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्मियों के मौसम में यानी जून जून की बात कर रहा है, जून में हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो गर्मियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप किसे बोलते हैं, जैसे भारत हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सारे को क्या कहते हैं हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। पाकिस्तान भी इसमें आ जाएगा। तो गर्मियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान मतलब टेम्परेचर हाई रहता है और कम दाब यानी प्रेशर लो होता है। तो हिंद महासागर से हवा खींचता है जिससे निम्न हवाएं आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है उसको एक बार मैप पर हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए आपके इंडिया का बात किया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी बनाना होगा, ठीक है। देखिए तो आपसे क्या बोला है, और ये हमारा हो गया आपका इंडियन ओशियन। हमने आपको क्या किया था, मॉनसून में बहुत अच्छे से मॉनसून को पढ़ाया है कि किस तरह से हमारे भारत में आपके साउथ वेस्ट मॉनसून का क्या होता है, एंट्री होता है, वहां पे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब आपसे क्या बोला है कि भारत में हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, यानी टेम्परेचर क्या है यहाँ पे हाई है, और यहाँ पे प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है, प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारे भारत में क्या होती है, गर्मियां होती है, तो वही आपके दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, ठंडी होती है, और जब ठंड होगा तो वहां पे क्या बनेगा, आपका हाई प्रेशर बनेगा। और आपको पता होगा कि जो हमारी विंड होती है यानी जो हवाएं होती है वह कैसे चलती है, आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो उसी को बोला है कि जब, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम पश्चिम मानसून बोलते हैं। तो अब देखिए आपके क्वेश्चन को समझना है, गर्मियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान, कम दाब यानी लो प्रेशर, और हिंद महासागर में हवा खींचता है जिससे निम्न हवाएं क्या होती है, आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। सॉरी व्हाइट पे मैं व्हाइट लगा रही हूँ, कैसी लड़की हूँ, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमने आपको बता दिया, हवाओं को ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, उसी को हमने क्या कहा, साउथ वेस्ट मानसून बोला। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है और आपके लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से पूछा गया है। तो देखिए अब हमें क्या देखना है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। यानी आपसे पूछा है कि हमारा क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। अब इसमें से कौन सा हमारा जो मंडल है वह हमारे रेडियो वेव्स को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या है, मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा गैस है जिसके हमारे पृथ्वी सतह पर उत्पत्ति से क्या हुआ है, मानव जीवन संभव हो पाया है। तो आपका देखिए, अब आपको तो मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। अब जिस ऑप्शन में आपका ऑक्सीजन नहीं दिया होगा वो ऑप्शन तो क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सेकंड में इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया है तो ये तो गया। फिर हमारा कौन सा आता है, डी नंबर आता है, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं आता है। ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा क्या चाहिए, हाइड्रोजन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की भूमि के प्रतिशत के घटते क्रम में दिए गए महाद्वीपों का सही क्रम है। यानी घटते क्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ा, फिर उससे सबसे मतलब छोटा, फिर छोटा छोटा करके ऐसे करना है। मतलब सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन होता है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन होता है। देखिए, तो अगर हम लोग सबसे बड़ा की बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हो जाता है एशिया। जो आपका एशिया है विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकंड हमारा अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है। थर्ड हमारा क्या आ जाता है, आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। 4 नंबर पे क्या आ जाता है हमारा, 4 नंबर पे आ जाता है आपका साउथ, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद हमारा क्या आ जाता है, 5 नंबर पे आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका आ जाता है। आप लोग तो सोच रहे होंगे, एक मिनट, अंटार्कटिका कि मैम यूरोप से भी बड़ा हमारा अंटार्कटिका है। तो हाँ जी, बहुत बात जो है ये सही है। जो आपका अंटार्कटिका है वह यूरोप से भी क्या है, बड़ा कॉन्टिनेंट है। और हमारे 6 नंबर पे क्या आ जाता है आपका, यूरोप आ जाता है। एंड लास्ट क्या आ जाता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो अब क्या करना है, इनको घटते क्रम में सब सजाना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है अब इसको जान के आपको करने आ जाएगा कि घटता क्रम आपका कौन सा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है। यानी आपसे सवाना क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, सवाना टाइप जो क्लाइमेट होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि वर्ष भर वर्षा होती है, नहीं, वर्ष भर अगर वर्षा होती तो वह कौन सा हमारा क्लाइमेट हो जाता, विषुवत रेखीय जलवायु हो जाता। तो पहला ऑप्शन गया। केवल सर्दियों में वर्षा, ये भी गलत है। केवल सर्दियों में वर्षा कहाँ होती है, तो हमारे भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होती है, सर्दियों में वर्षा होती है। फिर हमारा क्या कह रहा है, सी ऑप्शन, अत्यंत छोटा शुष्क मौसम। यानी शुष्क जो मौसम होता है वह क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही नहीं है। अब हम लोग आते हैं डी ऑप्शन पे, क्योंकि डी ऑप्शन बचा है और डी ही क्या होगा, सही होगा। तो बोल रहा है कि निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। यानी सवाना का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो गर्मी है और जो ठंड है वह क्या होता है, निश्चित मात्रा में क्या होता है। यानी 6 माह गर्मी तो 6 माह क्या होगी, ठंडा होगी। तो एकदम स्पष्ट गर्मी और ठंड वहां पे होती है, ना ज्यादा वर्षा होता है ना कम होता है, मतलब एवरेज वहां पे रेनफॉल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। देखिए, आपसे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आप लोग तो इतना टाइम में आंसर भी कर दिए होंगे। देखिए, तो क्या बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा
दिन सामान्यतः होता है? यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपसे पूछ रहा है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा सबसे बड़ा दिन कब होता है? जब जून में क्या होता है कि जो हमारा सूर्य होता है वह आपके कर्क रेखा पर चल जाता है। यानी 21 जून को हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सूर्य है वह आपके कर्क रेखा पर चला जाता है। तो कब होगा? आपके जून महीने का दूसरा भाग, यानी हम लोग दूसरे भाग में जाते हैं तब क्या होता है, हमारे यहाँ पे लंबा दिन होता है वर्ष का, यानी 21 जून को। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बादल वाली रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बन पाती है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बादल वाली रातों में ओस की बूंदें क्यों नहीं बन पाती है, उसका रीजन आपको बताना है। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि जो बादल होती है वह क्या करती है, आपके पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देती है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम अपने चित्रकारी के माध्यम से आपको समझाना चाहें। ये हमारा क्या हो जाता है, आपका क्लाउड्स हो गया। ठीक है, अब हमारा नीचे क्या है, अब नीचे हम लोग क्या है, प्यारे प्यारे ह्यूमन बींग्स हैं, किस पर, तो हमारे अर्थ पर। तो आपसे पूछ रहा है कि हमारे बादल वाली रातों में मतलब कि जो ओस की बूंदे हैं वह क्यों नहीं बन पाती है। अब ओस की बूंदों को बनने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, तभी तो ओस जो है यानी जो हमारा गैस है वह लिक्विड में बदल पाएगा जब टेम्परेचर कम होगा। तो होता क्या है कि जो हमारी बादल वाली रातें होती है वह क्या करती है, पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण को क्या करती है, वापस क्या करती है, हमारे पृथ्वी पर ही क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। यानी विकिरण को क्या करती है, यानी टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देती है, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और जिस कारण जो है हमारे गैसें हैं वह लिक्विड में बदलती नहीं है, यानी ओस की बूंदे नहीं बना पाती है। तो यही आपका कारण हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत इजी है, इजी टू इजी। मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई में बदलाव किसके कारण होता है? दिन और रात की लंबाई मतलब बदलाव, लंबाई, तो आपका लंबाई किसके कारण होता है, वो होता है आपका, देखो दिन और रात का होना किसके कारण होगा, हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। लेकिन दिन बड़ा और रात बड़ा, मतलब बड़ा छोटा का जब बात आता है तो वह कैसे आता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार तरीके से चक्कर लगाने के कारण, यानी पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, हमारे दिन और रात की जो अवधि होती है वह बड़ा या छोटा, मतलब वो डिपेंड करता है किस पे, तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति पे नहीं, परिक्रमण गति पे। तो वही परिक्रमण का मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण बोलते हैं और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही क्या करती है, ऐसे ऐसे घूमती है, तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सही, इसका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कुछ है मतलब कि उसके विशेषताओं को पूछा गया है कि इसमें से किस हमारे जलवायु की यह विशेषता है। तो देखिए निम्नलिखित विवरण पर विचार करें, विचार करना है। आपसे पहला ऑप्शन क्या बोला है कि तापमान का वार्षिक और दैनिक सीमा कम होता है। वार्षिक और दैनिक सीमा का मतलब क्या होता है, देखिए अब आपको वार्षिक और दैनिक तापांतर आपको समझा रहे हैं। वार्षिक और दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए दिल्ली हो गया, दिल्ली में हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वह कितना हो सकता है, 55 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और अगर हम लोग कहा और अगर हम लोग मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो कितना हो सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो इसका जो वार्षिक तापांतर है वह क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है। कैसे, और कैसे अधिक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो आपका 55 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, और कभी कभी टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, वार्षिक दैनिक तापांतर, वार्षिक दैनिक तापांतर।
ठीक है। लेकिन हम लोग एक और शहर की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका मुंबई हो गया, मुंबई सबका प्यारा शहर, मुंबई हो गया और देश की हमारी फाइनेंशियल कैपिटल। देखिए, तो मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई चूंकि आपका कहाँ है, समुद्र के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वह कितना होगा, तो आपका 30 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर हम लोग क्या बोलते हैं, आपके मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी न्यूनतम टेम्परेचर की, तो वह कितना हो सकता है, 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यानी यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर जो वार्षिक दैनिक तापांतर है उसका अंतर क्या है, ज्यादा नहीं है, यानी कम है। हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और जो मिनिमम है वो आपका 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अंतर है वह ज्यादा नहीं है। तो वही आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि तापमान का वार्षिक और दैनिक सीमा क्या है, कम है। यानी आपका ये दूसरा वाला बात बोल रहा है कि जो सीमा है वह क्या है, कम है, अंतर ज्यादा नहीं है। और सेकंड क्या बोल रहा है कि वर्ष भर क्या होती है, आपका वर्षा होती है। यानी सालों भर वर्षा की जब मैं बात करती हूँ तो आपको एक रीजन याद आना चाहिए, कौन सा, विषुवत रेखीय क्षेत्र। फिर अगला क्या, सॉरी, फिर आपसे अगला क्या पूछा गया है, एक मिनट सेल चेंज कर ले। देखिए, आपसे अगला क्या पूछा गया है कि वर्षा 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच क्या होती है, मतलब भिन्न होती है। भिन्न मतलब, एक मिनट, देखिए हमने क्या कहा कि आपका ऑप्शन क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया, तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा कम है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि वर्ष भर वर्षा होती है। और फिर क्या बोल रहा है कि वर्षा 50 से 250 सेंटीमीटर तक क्या होती है। तो वह आपका कौन सा क्षेत्र होगा, मतलब जलवायु होगा। तो आपका जो जलवायु होगा वह कौन सा होगा, भूमध्य रेखीय जलवायु। यानी भूमध्य रेखीय, इसी को क्या बोलेंगे, विषुवत रेखीय जलवायु। क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, वर्ष भर वर्षा होती है और वहां पे जो वार्षिक और दैनिक तापांतर है वह क्या होता है, कम होता है, कम पाया जाता है, डिफरेंट उसका कम पाया जाता है। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए, फिर आपसे ऐसा ही कुछ विशेषता दे दिया गया और फिर आपसे क्या पूछा है, जलवायु के बारे में पूछा है कि कौन सी जलवायु की यह विशेषता है। तो एक भौगोलिक क्षेत्र की निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं हैं। पहला, गर्म और शुष्क जलवायु, यानी गर्मी वहां पे ज्यादा पड़ती है और शुष्क क्या होती है, जलवायु होती है। फिर हल्की और गीली सर्दी भी होती है और सदाबहार ओक के पेड़ पाए जाते हैं। अब सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे, जहां पर डेली क्या होता होगा, वर्षा होगा, तभी तो सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। तो वह आपका रीजन कौन होना चाहिए, हमारा भूमध्य सागर नहीं होगा भाई, भूमध्य सागर नहीं होगा। इसको एक बार हम देख के आपको बताएंगे, 2010 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन मुझे देखना है, इसका भूमध्य सागर होगा कि भूमध्य रेखीय होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे आपसे, कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछा गया है। ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको आज हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। आपको तो सबसे पहले हमें कोरियोलिस फोर्स को जानना होगा कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो अभी पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको कोरियोलिस फोर्स बताएंगे। ठीक है, तो यह हवा के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यानी बोल रहा है कि विंड का स्पीड जितना अधिक होता है तो कोरियोलिस फोर्स भी क्या होता है, उतना ही अधिक होगा। फिर क्या बोल रहा है कि यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है क्या है, आपका सही दिया गया है और आंसर क्या होगा, सी। अब आपका कैसे सही है इसको थोड़ा सा एक बार समझना है। हमने क्या कहा कि हमें
कोरियोलिस फोर्स को क्या करना है, समझना है। ये आपका कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी अर्थ है यानी जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूमती है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण क्या होता है, यानी घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पर जितनी भी चलायमान वस्तुएं पाई जाती है उनमें क्या होता है, विक्षेपण पाया जाता है। यानी कोई वस्तु अगर ऐसे जाना चाहती है तो वह सीधा ना जाके क्या करेगी, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमने अभी आपको बताया कि जो हमारी हवाएं होती है वह दाईं ओर मुड़ जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में हमारी हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती है। क्यों, कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो आपको बता दें कि हमारे हवाओं का स्पीड यानी आपके विंड का स्पीड जितना अधिक होगा आपका कोरियोलिस फोर्स भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। यानी जितनी तेज हमारी हवा चलेगी तो कोरियोलिस फोर्स भी क्या होगा, उतने ही ज्यादा क्या होगा, मुड़ेगा। यानी जो हवाएं होगी जितनी तेज होगी वो उतनी तेज गति से क्या होगी, वह मुड़ जाएगी, यानी उसमें झुकाव आ जाएगा। उसी को क्या कहेंगे, कोरियोलिस फोर्स कहेंगे। तो यह आपका विंड का जो स्पीड है, विंड स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो जो आपका कोरियोलिस फोर्स होगा, कोरियोलिस फोर्स होगा वह भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि अगर आपके विंड का स्पीड तेज होगा तो कोरियोलिस फोर्स भी क्या होगा, तेज होगा। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वह क्या होता है, आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जो कि सही है। अब अनुपस्थित क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या पाया जाता है, डोल्ड्रम्स वाला रीजन पाया जाता है, जहां पर हमारा शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां पाई जाती है। वहां पर हवाओं का स्पीड क्या होता है, कम होता है। और जहां पे मंद हवाएं होंगी वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जहां पे स्पीड ज्यादा होता है वहीं पर क्या होता है, आपका कोरियोलिस फोर्स लगता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो जो आपका कोरियोलिस फोर्स है वह क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होगा, हमारा कोरियोलिस फोर्स अधिकतम पाया जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया है कि यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखीय पर अनुपस्थित होता है। तो आपसे सही पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपसे क्या पूछा गया है, जल वाष्प के बारे में पूछा गया है। ये लाइन सीधा आपके एनसीईआरटी से उठा के पूछ दिया गया है और हमने आपको क्लाइमेटोलॉजी में बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स को हमने, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, विंड सिस्टम क्या होता है, वाटर वेपर क्या होता है, यानी जल वाष्प क्या होता है, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो देखिए, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ क्या होती है, घटती जाती है। तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। यह एक तरह का गैस है और ऊंचाई के साथ यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसकी मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। फिर क्या कह रहा है कि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत क्या होता है, अधिकतम होता है, जो कि क्या है, गलत है। तो केवल आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। अब आपसे भी ये भी क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसे क्या करना है, थोड़ा सा आपको ऊंचे बादल और नीचे बादल जो होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, तो आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कर रहे हैं भाई। आपसे बोल रहा है कि जो हमारे ऊंचे बादल होते हैं और एक आपसे पूछा है निचले बादल। तो थोड़ा सा ऊंचे बादल और नीचे बादल का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, ताकि जो आपका क्वेश्चन है वह बहुत अच्छे से क्या हो पाए, बन पाए। देखिए, तो जो हमारे निचले स्तर के बादल होते हैं जिनका हाइट क्या होता है, कम होता है, तो निचले स्तर के जो हमारे बादल होते हैं वह क्या होते हैं, घने होते हैं। और जो हमारे ऊंचे स्तर के जो बादल होते हैं यानी जो ऊंचाई पर बनता है वह क्या होता है, पतला होता है, वह क्या होता है, पतला होता है। तो ये आपका निचले स्तर का बादल हो गया और यह आपका ऊंचे स्तर का बादल हो गया। तो आपसे अब यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। तो देखिए,
होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, इस बादल से गुजरती है, तो यह क्या होती है हमारे पृथ्वी के सतह पर, यानी यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी अर्थ हो जाती है। तो यह आपके पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि इस बादल के अंदर ही क्या हो जाता है, इसका स्कैटरिंग हो जाता है और यह यहीं पर क्या हो जाता है, फंस जाता है। जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर आपका कूलिंग यानी कूलिंग फेज पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरण है उसे तो बादल ने रोक लिया, अवशोषित कर लिया, जिस कारण जो हमारे पृथ्वी का सतह है वो ठंडा होगा। लेकिन आपसे जो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे ऊंचाई वाले बादल होते हैं उससे हमारी जो सूर्य की किरणें होती है डायरेक्ट सीधे कहाँ आ जाती है, हमारे पृथ्वी के सतह पर आ जाती है। और जिससे क्या होता है कि यहाँ पर हॉट यानी गर्मी पड़ती है, गर्म उमस पैदा होता है। तो ये आपके निचले बादल और ऊंचे बादल का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है तो देखिए, पढ़ना है कि ऊंचे बादल मुख्य रूप से सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं और पृथ्वी का सतह क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे ऊंचे बादल हैं वह हमारे पृथ्वी के विकिरण को परावर्तित नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वहां पे सूर्य की किरण को आने दे रहे हैं और यहाँ पे जिस कारण गर्मी पड़ रही है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि हमारे निचले बादल में पृथ्वी की सतह से निकलने वाली औरक्त विकिरण का उच्च अवशोषण होता है और इस प्रकार यह गर्म प्रभाव पैदा करता है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये भी क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपके निचले स्तर के बादल हैं वह क्या कर रहे हैं, सूर्य की किरण को आने नहीं दे रहे हैं, जिस कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कूलिंग फेज पाया जा रहा है, यानी ठंडा पाया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब आपसे भूकंप के बारे में पूछा गया है। आपको सिस्मिक वेव पता है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी और एस वेव को हम लोग बॉडी वेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे पृथ्वी सतह के अंदर ट्रैवल करती है। और एल वेव को सरफेस वेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर ट्रैवल करती है। तो थोड़ा सा उनके बारे में समझना है, ठीक है। देखिए तो आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिस्मोग्राफ में पी तरंगे एस तरंगों की तुलना में पहले दर्ज की जाती है। पी तरंगे एस वेव के तुलना में पहले दर्ज की जाती है, जो कि बात सही है। इसलिए तो इसका नाम प्राइमरी वेव रखा गया है। क्यों? क्योंकि यह सभी तरंगों से क्या होती है, पहले पहुंचती है। फिर हमारा बोल रहा है, फिर आपसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे समझना है। आपसे बोल रहा है कि पी तरंगों में व्यक्तिगत कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे, यानी बोल रहा है कि पी तरंगे आपके आगे पीछे ऐसे करके क्या करती है, ट्रेवल करती है। और जो हमारी एस तरंगे होती है वह क्या करती है, लंबवत यानी समकोण दिशा में क्या करती है, ऊपर नीचे कंपन करती है, जो कि सही है। जो हमारी एस वेव होती है वह क्या करती है, आपकी ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह लंबवत कर रही है, यानी परपेंडिकुलर क्या कर रही है, आपका इसका मूवमेंट हो रहा है। ये हो गया हमारा एस वेव और ये हमारा क्या हो गया, पी वेव, जो कि आगे फिर पीछे आगे पीछे कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, एक दो दोनों सही होगा। जब आपको हम अर्थक्वेक पढ़ाएंगे, अब हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें बहुत अच्छे से इसको डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी आपका एग्जाम है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, इसको कवर करना है, ठीक है। देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे क्या पूछा गया है कि विली विली क्या है। विली विली क्या है, आपसे कुछ चक्रवातों का नाम दे देता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा है। तो यह जो आपका विली विली है यह क्या है, आपके उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है, हवा मतलब चक्रवात है, ठीक है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक यह चक्रवात है। अब आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल से पूछा है, यानी सोलर सिस्टम से पूछा है।
तो उससे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का अस्तित्व अत्यधिक क्या है, असंभव है। यानी जो हमारा शुक्र है उस पे जो मानव का जीवन है वह क्या है, असंभव है। यानी वहां पे मानव नहीं रह सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स। क्यों असंभव है? क्योंकि होता क्या है, शुक्र के वायुमंडल में जो हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और CO2 आपको पता होगा कि यह क्या करता है, किसी भी गैस को बाहर नहीं निकलने देता। पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी जब अपने यहाँ से विकिरण को छोड़ती है तो CO2 क्या करता है, वापस भेज देता है, जिस कारण क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, टेम्परेचर बना रहता है। और वही जो CO2 की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा कि सारा उष्मा नीचे फेंकते जाएगा, नीचे भेजते जाएगा, जिस कारण क्या होगा, उमस पैदा होगा। तो आपके शुक्र ग्रह पर जो CO2 की मात्रा है वह कितना पाया जाता है, 90 से 92% पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है कि इस पे उमस क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि सारी गैसें निकलने नहीं देता है CO2, और सारी गैसों को वायुमंडल में यानी शुक्र के वायुमंडल में वापस भेज देता है, जिस कारण क्या होता है, वहां पे उमस पैदा होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, और आर ए की क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ए ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा आपको समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, अब जो जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बातें बताई गई, उसको हम मैप पर समझाएंगे। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर तो हमारा इक्वेटर है, बीचों बीच में इक्वेटर है, और यहाँ पे हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो अब जो भी हमें बातें देखना है वह आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही देखना है। तो पढ़ते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब जब भी हम उष्णकटिबंधीय बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम हमारा ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र बोला जा रहा है, ठीक है। व्यापारिक हवाएं जो कि हमारे कैसे चलती है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है। व्यापारिक हवाएं ईस्ट टू वेस्ट चलती है। व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। ये क्या बोल रहा है मैम, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। जब तक इसको मैप पर समझेंगे नहीं तब तक ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें बनाना होगा एक मैप। देखिए मैप पर हमें क्या पढ़ना है, तो आपसे क्या बोला गया है, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बोला गया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया इंडिया। देखिए यहां से हमारी जाती है आपकी कर्क रेखा, थोड़ा सा इंडिया का ऐसे बन गया, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, और क्या बोला है आपका मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। इन दोनों क्षेत्रों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, एक अटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि व्यापारिक पवनों के कारण, अब यहाँ पे हमारी मान लीजिए ट्रेड विंड चल रही है जो कि ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि व्यापारिक पवनों के कारण, अब आपको एक और कंसेप्ट हम क्लियर कर दें यहीं पर, ये जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन का ये वाला भाग क्या होगा, पश्चिमी भाग होगा, और ये वाला भाग क्या होगा, इसका पूर्वी भाग
होगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। जो भी क्वेश्चन में बातें बोली गई है हमने उसे यहाँ पर बोर्ड पर क्या कर दिया है, बना दिया है। देखिए तो आपसे क्या पूछा है, कहाँ गया भाई, आपसे क्या पूछा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण, ट्रेड विंड के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग, यानी महासागरों के पश्चिमी भाग, यानी महासागरों के ये पश्चिमी भाग, इसे क्या करना है, ध्यान देखना है। सॉरी सॉरी, महासागरों के ये हो गया हमारा पश्चिमी भाग। महासागरों के पश्चिमी भाग क्या होते हैं, कहाँ गया, महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भागों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो हमारा पश्चिमी भाग है महासागर का, ये किसके तुलना में अधिक गर्म होगा, तो पूर्वी भागों की तुलना में। जो कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल 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 क्या हो सकता है भाई, सही हो सकता, सही है। कैसे सही है इसको देखना है। होता क्या है मेरे मालिक, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा खर्च करना होगा। ये नहीं कि दिमाग खर्च किए बिना आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब ये नहीं कि शांत से बैठ जाएंगे। देखो तो अब क्या होगा कि जो हमारी ट्रेड विंड होती है वह क्या करेंगी, यहाँ से जो हमारी गर्म गर्म हवाएं हैं उन सारी हवाओं को क्या करेगी, यहाँ पर इकट्ठा करेगी, यानी पानी को यहाँ पर इकट्ठा करेगी। जिस कारण क्या होगा कि जो हमारे महासागर का पूर्वी भाग, सॉरी जो पश्चिमी भाग है वह पूर्वी भाग के तुलना में क्या होगा, अधिक गर्म होगा। क्यों, क्योंकि सारी जो गर्म हवाएं हैं, हवाओं मतलब जो हमारी गर्म हवा है या पानी है वो सारा कहाँ इकट्ठा हो जा रहा है, इस पश्चिमी भाग पर। किसके कारण, इस ट्रेड विंड के कारण, इस हमारे ट्रेड विंड के कारण, ट्रेड विंड के कारण। और अगर हम आपसे पूछे कि अगर हमारा क्या चल दे, क्या चल दे भाई, पछुआ पौने चल दे, जो कि पछुआ पवनों का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, हमारे वेस्ट टू ईस्ट की ओर चलेगी। तो जब पछुआ पवने का डायरेक्शन ऐसे होगा तो पछुआ पवन अब क्या करेगी, यहाँ से सारी हवाओं को उठाएगी और यहाँ पे ले जाके इकट्ठा करेगी, यानी महासागरों के पूर्वी भाग को क्या करेगी, अधिक गर्म बनाएगी। पछुआ पवन महासागरों के पूर्वी भाग को अधिक गर्म बनाती है, और जो हमारी पूर्वा पवनें होती है, सॉरी जो हमारी व्यापारिक पवनें होती है वह महासागरों के पश्चिमी भाग को अधिक गर्म बनाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। फिर से हम बता रहे हैं कि जो हमारे व्यापारिक पवनें होती है वह महासागरों के पश्चिमी भाग को अधिक गर्म करती है, और जो हमारी पछुआ पवनें होती है वह महासागरों के पूर्वी भाग को क्या करती है, अधिक गर्म करती है। अब हमने आपको बता भी दिया कैसे गर्म करती है। तो अब आपके क्वेश्चन पे आना है, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, पश्चिमी भाग क्या होते हैं, अधिक गर्म होते हैं पूर्वी भाग की तुलना में। अब क्या बोल रहा है कि समशीतोष्ण क्षेत्र में जो हमारी पश्चिमी हवाएं हैं महासागरों के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक गर्म बनाती है। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही होगा, जो कि हमने पहले ही बता दिया। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि हम कर चुके हैं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि बादल वाली रातें साफ बादल रहित बादल वाली रातें साफ बादल रहित रातों की तुलना में ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई गर्मी को वापस परिवर्तित कर देते हैं, जो कि हम आपको एक बार पिक्चर बना के समझा चुके हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो देखिए भूमध्य रेखा पर वायुमंडल की मोटाई क्या होती है, अधिकतम पाई जाती है, यानी जो हमारा विषुवत रेखा है वहां पर बोल रहा है कि जो लंबाई है किसका, एटमॉस्फेयर का, वह क्या होता है, अधिक पाया जाता है। किस कारण पाया जाता है, तो संवहन के कारण। तो आपका कारण क्या बता रहा है, भूमध्य रेखा पर उच्च सूर्यताप और उच्च मजबूत संवहन धाराएं होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, और आर क्या कर रहा है, ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको समझना है कि देखिए ये हमारा हो गया आपका विषुवत रेखा, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, और ये हमारा 5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया हमारा 5 डिग्री साउथ। तो आपसे पूछा क्या है कि जो हमारा विषुवत रेखा है यहाँ पर जो
वायुमंडल का ऊंचाई अधिक पाया जाता है, जो कि कारण है संवहन। तो आपको बता दें कि हमारे विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबी किरणें पड़ती है, जिस कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर अधिक ऊंचाई तक जाती है, और जहां तक पवन पहुंच पाता है वहां तक एटमॉस्फेयर का लेयर पाया जाता है। और आपके तो विषुवत रेखीय क्षेत्र पर इसका ऊंचाई कितना होता है, 16 से 18 किलोमीटर। किसका, तो हमारे क्षोभ मंडल का। और अगर वहीं पर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करता है, यानी 90 डिग्री नॉर्थ, तो वहां पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, 6 से 8 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और जहां पर भी टेम्परेचर कम होता है वहां की हवाएं क्या होती है, नीचे की तरफ सबसाइड करती है। तो इसलिए इसका ऊंचाई कितना होता है, 6 से 8 किलोमीटर। कहाँ, ध्रुवीय क्षेत्रों में। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवाएं ऊपर की ओर जाती है, दूर दूर तक, इसलिए इसका लंबाई 16 से 18 किलोमीटर तक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये भी मस्त क्वेश्चन है। दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों पर उच्च दाब की बजाय लो प्रेशर पाया जाता है। यानी ये आपका बात क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि जो 60 से 65 डिग्री का क्षेत्र होता है वहां पर क्या पाया जाता है, लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, जो कि बात सही है। अब क्या बोल रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र यानी लो प्रेशर वाला जो रीजन है, भूमि की बजाय यानी लैंड के बजाय वह महासागरों के ऊपर क्या होता है, अस्थाई होता है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों, जो आपका लो प्रेशर है वो आपके लैंड पर भी तो अस्थाई होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए तो सत्य है लेकिन आर क्या है, गलत है। ए सत्य है लेकिन आर क्या है आपका, सॉरी ये नहीं होगा भाई, ए सत्य है लेकिन आर क्या है आपका, असत्य है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपसे फिर क्या पूछा है, कुछ विशेषता दे दिया गया है और पूछा है कि यह विशेषता इसमें से किस जलवायु की है। तो आइए इस विशेषता को पढ़ते हैं। हर दिन क्या होता है, वर्षा होता है, सुबह साफ और चमकीली होती है। सुबह मतलब जैसे होता है वहां पे साफ मौसम रहता है, लेकिन शाम होते वर्षा होती है। अब आपको पता चल गया होगा किस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। और समुद्री हवा चलती है। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता है यानी शाम होती है, गर्मी बढ़ती है, काले बादल बनते हैं, फिर गरज और बिजली के साथ क्या होती है, बारिश होती है। लेकिन बारिश जल्द क्या होती है, खत्म हो जाती है। आया खत्म हो गया। कौन सा क्षेत्र होगा, आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र होगा। ये सागरीय नहीं करना है, क्योंकि भूमध्य सागरीय में क्या होता है, ठंड में वर्षा होती है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करें, आपके जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा गया है। देखो ये हमारा जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में ही चलता है, जो कि क्या है, बिल्कुल बिल्कुल आपका गलत है। जो हमारा जेट स्ट्रीम होता है वह आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में चलता है। तो पहला बात क्या हो गया, गलत हो गया। और क्या बोल रहा है कि केवल कुछ चक्रवातों में ही आंख विकसित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। केवल कुछ ऐसे हमारे साइक्लोन होते हैं जिसके क्या होते हैं, आई डेवलप करते हैं। आपको जब साइक्लोन चैप्टर हमने कराया होगा तो वहां पे हमने बताया होगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री क्या होता है, कम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो होता क्या है चक्रवात में होता क्या है कि इसके आंख में क्या होता है, यहाँ पर यानी इसके सेंटर वाले भाग में लो प्रेशर बनता है और चारों तरफ क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। अब यहाँ पर लो प्रेशर क्यों बना भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, चारों तरफ की तुलना से क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, इन चारों तरफ की तुलना से क्या होता है, अधिक होता है। तभी यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। और इस हाई प्रेशर से सभी हवाएं कहाँ आती है, आपके लो प्रेशर की ओर आती है। यानी इसी को बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है, हवाओं का कन्वर्जेंट होता है। यहाँ पे सभी हवाएं आके इस लो प्रेशर को भरना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है, आपका सारे क्षेत्रों की तुलना में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तभी तो यहाँ पे लो प्रेशर बना। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आपका कम होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आपका
आंसर क्या होना चाहिए, केवल 2 यानी सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपके थोड़ा सा ओशिनियोग्राफी से पूछा गया है। और जब हमने आपको ओशिनियोग्राफी कराया था, तब हमने आपको बताया था कि इसको बात को जो हमने बात बताया था इसको ध्यान देना है, क्योंकि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बातें पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यानी स्टेटमेंट क्या है कि पृथ्वी ग्रह पर, यानी जिस ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी ग्रह पर पानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानी जो हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि नदियों और झीलों पे पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होती है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। हमारे सबसे पहले जो फ्रेश वाटर का बड़ा सोर्स है वह क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर है। ग्लेशियर के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, हमारा ग्राउंड वाटर आ जाता है। ग्राउंड वाटर आता है। इसके बाद ही हमारा रिवर, लेक, वो सारी चीजें आता है। लेकिन आपके फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि नदियों और झीलों में पानी की मात्रा भूजल यानी ग्राउंड वाटर से क्या होता है, अधिक होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियों और ग्लेशियरों में पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से क्या होती है, अधिक होती है, जो कि हमने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर का सोर्स ग्लेशियर है। सेकंड नंबर पे हमारा ग्राउंड वाटर आता है, जो कि बात बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, केवल बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हवाओं का मौसमी उल्टा होना किसकी विशिष्ट विशेषता है। यानी आपसे क्या पूछना चाहता है कि एक ऐसी हवा जो कि 6 माह इस डायरेक्शन में चलती है और फिर अगले 6 माह क्या होता है, इसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो ऐसा बात हमने कहाँ पढ़ा था भाई, तो हमारे मॉनसूनी जलवायु में हमने ऐसा बात पढ़ा था, जो कि 6 माह एक डायरेक्शन में चलता है और फिर 6 माह ठीक उसके विपरीत दिशा में चलता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे कुछ चट्टानों से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। मम्मी सॉरी बोला है कि तलछटी चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसे अवसादी चट्टान बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोलॉजिक सिस्टम द्वारा बनती है। तो पहले ऑप्शन को समझना है, ये हाइड्रोलॉजिक सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप समझा दो। देखो यहाँ पर क्या है, हमारी माउंटेन है और माउंटेन से क्या निकलती है, रिवर्स निकलती है। और यह नदियां क्या करती है, जो भी यहाँ पे हमारे बड़े बड़े रॉक्स, कंकड़ यानी रॉक्स पड़े होते हैं, यहाँ पे चट्टाने मान लो पड़े हैं, तो ये अब हमारे रिवर्स क्या करेगी, इस चट्टानों को क्या करेगी, यहाँ से गुजरेगी और इन चट्टानों को क्या करेगी, काटेगी, फाटेगी सॉरी काटेगी इसको और इसे इरोड करेगी और इसे इरोड करके क्या करेगी, आगे ले जाके क्या करेगी, किसी वैली में इसे परत दर परत क्या करेगी, इससे जमा करते जाएगी, इकट्ठा करते जाएगी। और इसी के इकट्ठा करने से हमारा क्या बनता है, आपका अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक पावर कहते हैं। क्यों, क्योंकि नदियां क्या करती है, चट्टानों को काटती है, तोड़ती है, इसे इरोड करती है और ले जाती है धीरे धीरे और किसी वैली में क्या करती है, उसका डिपोजिशन करती है, यानी लेयर बाय लेयर उसे इकट्ठा करते जाती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे पूछेगा कि ये जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, यह क्या होता है, लेयर बाय लेयर बनता है। और इसमें क्या होता है, जो फॉसिल होते हैं, फॉसिल यानी जो हमारे जीवाश्म होते हैं, वो भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यह जब आती होगी तो जो हमारे सड़े गले हुए पेड़ पौधे होते होंगे उनको भी तो साथ में लेकर जाती होगी और उनका डिपोजिशन करती होगी। तो उससे क्या बनेंगे, हमारे जीवाश्म में बनेंगे, यानी फॉसिल बनेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे ऑप्शन पे देख लेते हैं। देखो तो पहला आपको समझ में आ गया, यह हाइड्रोलॉजिक सिस्टम द्वारा बनती है, सही है। अब हमारा सेकंड क्या बोल रहा है कि तलछटी चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय शामिल है। हाँ भाई शामिल है, ये जो पहले से
चट्टान मौजूद है उनका अपक्षय यानी वेदरिंग हुआ, तभी तो नदियां ले जाके इनका डिपोजिशन कर रही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। फिर क्या कर रहा है कि तलछटी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये भी सही है। फिर बोल रहा है कि तलछटी चट्टानें आमतौर पर परतों में होती है यानी लेयर बाय लेयर पाई जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी, 1 2 3 4 सभी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आपको पता है चला जाता है। तो आपसे क्या बोला है कि आर्कटिक सर्कल में क्षैतिज से नीचे डूबता है, ये बात गलत है। आपके अंटार्कटिक सर्कल में क्षैतिज से नीचे नहीं डूबता है। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल में क्षैतिज से नीचे नहीं डूबता है, ये आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। अब ये कैसे क्या बातें है, थोड़ा सा जब हम आपको थ्योरी कराएंगे तो करा देंगे। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? क्या पूछा है आपसे? उच्च ज्वार की स्थिति पूछा है कि चित्र में दर्शाई गई निम्नलिखित स्थितियों में किस पर समुद्री ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? तो आपका हाई टाइड कब आता है? जब हमारा सूर्य, पृथ्वी और जो हमारा मून यानी चंद्रमा होता है, तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं, तब क्या आता है? आपका उच्च ज्वार आता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारा सन हो गया और बीच में हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई, और यहाँ पे हमारा क्या है? मून है। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में क्या होता है? आपका हाई टाइड आता है। हाई टाइड कैसे आता है? अर्थ के पानी को हमारा सूर्य अपनी ओर खींच रहा है, और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है, यहाँ पे आपको मून बनाना होगा। ठीक है, मून, और यहाँ पे आपकी अर्थ होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अर्थ के पानी को सूर्य अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है, और मून भी क्या कर रहा है? अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है। तो 180 डिग्री का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या आता है? आपका हाई टाइड आता है, यानी उच्च ज्वार आता है। और जब क्या होता है? आपके 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उस समय पे क्या होता है? आपका लो टाइड आता है। लो टाइड कैसे? यहाँ पे हमारा सन हो गया, और हमारी यहाँ पे मून हो गए, और यहाँ पे हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा ना ज्वार में क्या होता है कि हमारे अर्थ से मून क्या कर रहा है? अपनी ओर पानी को खींच रहा है, और जो हमारा सूर्य है वो भी क्या कर रहा है? अपनी ओर पानी को खींच रहा है। किसके भाई? अर्थ को। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका लो टाइड आएगा। लो टाइड आएगा, यानी उच्च ज्वार कब आएगा? जब हमारे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक डायरेक्शन में होंगे। और निम्न ज्वार कब आएगा? जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये बात आपको समझना होगा। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है भाई? ज्वार की ऊंचाई अधिकतम कब होगी? तो जब हमारे सूर्य और ये जो चंद्रमा और ये जो हमारी पृथ्वी है, ये क्या होंगे? तीनों एक डायरेक्शन में होंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? M4, यानी जब M4 क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा? हमारा उच्च ज्वार आएगा, यानी पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही दिशा में होंगे, तब क्या होगा? आपका हाई टाइड आएगा। 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपको बताना है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पहले पाई जाती है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर आपके ओशिनियोग्राफी से पूछा है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठे पानी बर्फ की टोपियों में यानी ग्लेशियर में पाया जाता है, ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। शेष मीठे पानी में से सबसे बड़ा अनुपात क्या है? अब जो शेष बच गया उसमें से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नमी और बादलों के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है कि मीठे पानी की झीलों और नदियों में पाया जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन पूछ रहा है कि भूजल के रूप में मौजूद है, मिट्टी की नमी के रूप में मौजूद है। तो आपसे पूछा है कि हमारे ग्लेशियर के बाद सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आपके ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। तो आपका इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको कराएंगे।
देखिए अब ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा सा है, जो कि 2024-12 का पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको नहीं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब आपसे पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल नामक एक परत पाया जाता है, यानी आयनोस्फीयर पाया जाता है। संचार की सुविधा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होती है, जो हमारी रेडियो वेव होती है जाकर वापस पुनः क्या होती है, टकराकर वापस धरती पर आ जाती है। किस कारण होता है? तो जो हमारे ओजोन की उपस्थिति के कारण रेडियो तरंगे पृथ्वी पर क्यों परिवर्तित होती है? ये तो हमें से पूछ रहा है भाई, ये आपको क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको समझना है, जो कि 2023 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी आपके एटमॉस्फेयर बोल सके तो क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा की लगभग 10 गुना क्या है, अधिक होता है, जो कि क्या है, बात बिल्कुल गलत है। आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, यानी पृथ्वी हो गई, और यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है, हमारा विषुवत रेखा है भाई, इक्वेटर है, और ये क्या हो गया, हमारा ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। तो इतना हम लोग मानते हैं भाई, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये हमारा 23.5 डिग्री आपका साउथ हो गया। तो आपसे क्या बोला गया है कि हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में देखिए, यानी हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जो हमारी सूर्य ताप की जो मात्रा होती है वह हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों से क्या होता है, 10 गुना अधिक होता है। अधिक होता है लेकिन इतना ज्यादा अधिक नहीं होता है, 10 गुना अधिक नहीं होता है। अब आपको पता होगा कि हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्र पर, यानी जो सूर्य होता है वो आपके विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत पड़ता है, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में। अब इतना भी ज्यादा नहीं होता है, 10 गुना, ठीक है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है गलत हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारे औरक्त किरणें हैं, यानी जो हमारी इंफ्रारेड है, सूर्य ताप का लगभग 2/3 हिस्सा बनाती है, जो कि क्या है, गलत है। ये क्या बोल रहा है, 2/3, इतना भाग नहीं होता है हमारा औरक्त किरण, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो हमारी औरक्त तरंगे बड़े पैमाने पर जल वाष्प द्वारा क्या होती है, अवशोषित होती है, जो कि निचले वायुमंडल में केंद्रित होती है। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग जो अगला ऑप्शन है डी है, ये भी देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। तो आपसे पूछा है कि जो हमारी औरक्त तरंगे हैं और जो हमारा सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, दृश्यमान स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। यानी आपसे पूछा क्या है कि जो हमारा विजिबल रेज होता है, देखो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा विजिबल रेज होता है, यानी जो दृश्य प्रकाश होता है, यह क्या होता है, आपके 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कैसे पता चलता है, जब इसे क्या करते हैं हम लोग, ग्लास के प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो यह क्या होता है, आपके 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिसका ट्रिक है विव गियोर। 1 2 3 4 5 6 7, विव गियोर। वी से वायलेट हो जाएगा आपका, और आई से इंडिगो हो जाएगा, और बी से ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और ऑरेंज हो जाएगा, और रेड हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि जो हमारी औरक्त किरणें हैं, यानी जो हमारा इंफ्रारेड है, वह दृश्य प्रकाश के इन 7 में से क्या है, एक कलर है, जो कि क्या है, गलत है। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तो इंफ्रारेड आ ही नहीं रहा है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका डी गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके आ गया ओशिनियोग्राफी से, जो कि अच्छा क्वेश्चन है और आपके 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपसे क्या पूछा है कि जो हमारी समताप रेखाएं होती हैं, जैसे हमने समदाब रेखा पढ़ा था जो कि समान दाब वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाती है, उसी तरह हमारी क्या होती है, समतापी रेखाएं होती है, जो कि समान ताप वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी समताप रेखाएं होती है, देखो जनवरी के महीने में समताप मानचित्र
मानचित्रों से निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान सही है? समतापी रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। यानी आपसे पूछा है कि जो हमारी समताप रेखाएं हैं, देखो ये हमारा क्या हो गया, लैंड पार्ट हो गया, लैंड पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आपका ओशियन पार्ट हो गया, यानी सी हो गया। तो एक आपका केस आएगा समर का, समर का आएगा, और एक क्या आएगा, विंटर का आएगा। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि जो हमारी समर होता है, यानी गर्मियों में जो हमारी समताप रेखाएं होती है, वह क्या होती है, लैंड के ऊपर होती है, यानी लैंड के ऊपर, और हमारे सी में क्या होती है, नीचे होती है। ये क्या हम लिख रहे हैं अभी आपको समझा रहे हैं। और विंटर में क्या होता है कि यह लैंड पे क्या होती है, नीचे होती है, और आपके सी में क्या होती है, ऊपर होती है। तो आपसे जनवरी महीना का पूछा गया है, तो जनवरी में होता क्या है, देखिए जनवरी में होता क्या है कि जो हमारी समताप रेखाएं होती है वह लैंड पर क्या होती है, नीचे होती है, यानी यहाँ पर होगी। लेकिन जैसे सी में जाते हैं तो यह क्या हो जाती है, ऊपर की ओर दिखती है, यानी नॉर्थ की ओर विचलित हो जाती है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, समर की बात करते हैं, गर्मियों की बात करते हैं, तो गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारी समताप रेखाएं होती है वह लैंड पार्ट पे क्या होती है, लैंड पार्ट पे क्या होती है, ऊपर होती है। लेकिन सी वाले पार्ट पे क्या होती है, आपकी नीचे की ओर होती है। तो यही आपसे पूछा गया है कि हमारे जनवरी के महीना में जो समताप रेखाएं होती है वह मतलब कहाँ ऊपर पाई जाती है, समुद्रों में ऊपर पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे इसको समझना है कि समतापी रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर क्या होती है, चली जाती है, और महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। कब, तो हमारे ठंडी के महीना में। तो ठंडा में हम लोग देख रहे हैं कि यह लैंड पर नीचे है और सी में क्या है, ऊपर है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट पे। बोल रहा है कि ठंडी समुद्री धाराओं गल्फ स्ट्रीम। अब जब गल्फ स्ट्रीम का बात आ गया और ये ठंडी बोल रहा है, तो यहीं पर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है यह क्या है, एक गर्म महासागरीय जल धारा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य रेखीय वनों की क्या है, विशिष्ट विशेषता है, यानी विषुवत रेखीय वनों के बारे में पूछा गया है। तो निरंतर छत्र बनाने वाले मुकुटों के साथ लंबे निकटस्थ वृक्षों की उपस्थिति होती है। मुकुट का मतलब क्या होता है, यह आपका कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इन सारे जो यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ों की जो ऊपर की ये भाग होता है, ये सब आपस में क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, आपके विषुवत रेखीय क्षेत्रों की एक विशेषता पाई जाती है, जो कि क्या है, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या में प्रजातियों का सह अस्तित्व पाया जाता है, जो कि सही है, बायोडाइवर्सिटी रिच होता है यहाँ पर। फिर क्या बोल रहा है, एपीफाइट्स की कई किस्में यहाँ पे उपस्थित होती है, जो कि सही है। आपका ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा। अब आते हैं, देखो आपसे पूछा गया कि भूमध्य रेखा के पास क्षेत्रों में पूरे वर्ष वर्षा होती है, सही बात है। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता भूमध्य रेखा के पास अधिकांश दोपहर में संवहनीय वर्षा का कारण बनते हैं। अब भूमध्य रेखा पर वर्षा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी में
पोषक तत्व भरपूर होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है, वर्षा अधिक होता है, जिस कारण जितने भी हमारे मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, वर्षा के साथ क्या हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, तो वहां पे क्या होती है, पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का उच्च तापमान और नमी मिट्टी में मृत कार्बनिक पदार्थों का जल्दी से विघटित कर देता है, जो कि क्या है, सही है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे सड़े गले हुए पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु है, उनका अपघटन यानी डिकम्पोजिशन क्या होगा, जल्दी होगा, टेम्परेचर हाई होने के कारण। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक एक क्या है, असत्य है, यानी कथन एक गलत है, लेकिन कथन दो क्या है, आपका सही है। अब वही वाला क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि हमारे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थलीय विकिरण की तुलना में आने वाली सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, जो कि क्या है, गलत है। यानी बोल रहा है कि जो हमारा ये पृथ्वी विकिरण छोड़ती है, उसके तुलना में जो सूर्य की ओर से विकिरण आती है, उससे हमारा क्या होता है, पृथ्वी ज्यादा गर्म होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वह डायरेक्ट गर्म नहीं होती है, वह क्या करती है, पहले सूर्य से क्या करती है, आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करती है, और अवशोषित करके अपने अंदर से क्या छोड़ती है, विकिरण छोड़ती है। तो विकिरण यानी पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण के कारण क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म होता है, न कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा के कारण। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वह गलत हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस लंबी तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। यानी जो हमारा CO2 होता है, मीथेन होता है, NF6 होता है, SF3 होता है, ये सारी गैसें क्या होती है, हमारे गैसों को बाहर नहीं जाने देती है और पृथ्वी सतह पर परावर्तित कर देती है, जिस कारण क्या होता है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। वो सारी चीजें हम लोग एक बार डिटेल में पढ़ेंगे अब जब हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो असत्य है यानी एक गलत है, लेकिन कथन एटमोस्फेयर का लेयर पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा एटमोस्फेयर का लेयर हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले हमारी पाई जाती है पृथ्वी। पृथ्वी पाई जाती है, पृथ्वी के चारों तरफ ही तो क्या है, हमारा एटमोस्फेयर का लेयर है। तो जो हमारा पहला लेयर होता है वह क्या होता है, आपका क्षोभ मंडल होता है, यानी ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। अगला लेयर कौन सा होता है मैम, अगला लेयर होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। और अगला लेयर कौन सा होता है, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल। फिर अगला कौन सा होता है हमारा, थर्मोस्फेयर, थर्मो थर्मोस्फेयर। इसको क्या करते, दो पार्ट्स में डिवाइड करते, एक एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और एक हमारा हो जाता है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो अब आपको क्या करना है, सजाना है भाई, किसको, साड़ी पहना के नहीं सजाना है, लेयर बाय लेयर समझाना सजाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारी क्षोभ मंडल पाई जाती है, फिर हमारी समताप मंडल पाई जाती है, फिर हमारा आयन मंडल नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। हमारा समताप मंडल पहले नहीं पाया जाता है, गलत हो जाता है। क्षोभ मंडल पाया जाएगा, समताप मंडल पाया जाएगा, मध्य मंडल पाया जाएगा और आयन मंडल पाया जाएगा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपका तुरंत हो जाएगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हमारे चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो क्या क्या कारण उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए, ओह देखो भाई, तो आपसे पहला क्या पूछा है,
कि वर्षा चट्टानों के अपक्षय का एक कारण है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे मान लीजिए कोई रॉक्स है और यहाँ पे हमारी वर्षा, यहाँ पे हमारा क्लाउड्स है। अगर वर्षा हो रहा है तो यह वर्षा का जल इस चट्टानों को क्या करेगा, धीरे धीरे तोड़ेगा, तो इसका क्या होगा, वेदरिंग होगा। तो वर्षा क्या होगा, इसके लिए एक जिम्मेदार कारक है। वर्षा के पानी में घोल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हमारे ऊपर से क्या होती है, आपकी वर्षा आती है, यानी वर्षा होती है, तो इसके साथ में क्या आता है, आपका CO2 आता है, SO2 आता है, NO2 आता है, जो कि क्या होता है, अम्लीय एसिड होता है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन बी नंबर भी क्या है, सही है। अब हमारा क्या बोल रहा है कि वर्षा के पानी में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भी होता है, ये भी क्या है, सही है। आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई, 2 और 3 दोनों सही है, और दोनों ही कथन एक की व्याख्या कर रहे हैं, जो कि बात सही है। वर्षा चट्टानों मतलब चट्टानों के अपक्षय के बारे में पूछा है, और ये आपसे कुछ बातें बोला गई है जो कि सब सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, विंड सिस्टम के बारे में पूछा गया है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं, यानी जो हमारी वेस्टर्लीज विंड होती है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूत होती है। जिसका कारण क्या है, हमने आपको जब विंड सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूमि है, जो कि सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स अधिक है, जो कि क्या है, गलत है। तो आपका आंसर होगा केवल एक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। फिर कौन सा है भाई अगला, देखिए तो, ओह कहाँ चला गया भाई, आपसे क्या पूछा है, ओ आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, यानी ऐसी कौन सी घटना है जिसने जीवों के विकास को क्या किया होगा, प्रभावित किया होगा। तो आपका महाद्वीपीय बहाव, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसने भी क्या किया है, प्रभावित किया है। यानी जैसे आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होता है, तो हम लोग देखते हैं कि साउथ अमेरिका इधर जाता है, और जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वह इधर की तरफ खिसकता है। तो जब दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जाते होंगे, तो यहाँ पे अलग जीवों का विकास हुआ होगा, यहाँ पे अलग जीवों का विकास हो गया, और बीच में समुद्र बनने के कारण हमारे समुद्री जीव पाए जाने लगे। तो ये क्या है, एक हमारा कारण बन जाता है। दूसरा क्या है, आपका हिमनद चक्र है। आपको पता होगा कि पहले हमारा क्या होता था, कि जो हमारा पृथ्वी था पूरा बर्फ से क्या था, घिरा हुआ था। फिर समय आता है, धीरे धीरे बर्फ पिघलता जाता है, तो क्या हो गए कि जैसे पहले जीव जंतु केवल बर्फ में रहने वाले पाए जाते होंगे, लेकिन फिर ऐसे जीव जंतु डेवलप हो गए जो कि हमारे क्या हो गए, तापमान को भी क्या कर सकते हैं, सहन मतलब तापमान का भी सहन कर सकते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया है, जीवों के विकास में क्या किया है, मतलब उसका जीवों के विकास को प्रभावित किया है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। अब आपसे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन लास्ट है भाई। अब जो भी क्वेश्चन बचा होगा, अब आपको एक आइडिया मिल गया कि कैसे करना है। अब यहीं तक रखते हैं ताकि सेशन ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से होने का सुझाव दिया। तो ये आपके दिए थे ओ ऑटो सिमिड। इनका नाम क्या था, ऑटो सिमिड, ऑटो मिनट, ये आपके शॉर्ट कट में दे दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को हल करना है, और कैसे उनसे जो रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरी होते हैं, उसी समय पे उसको क्या कर लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है, क्लियर कर लेना है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में हम क्या हो के फंसे ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।